नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगदलपुर नगर निगम के महापौर पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की। बताते चलिए कि कुछ दिन पूर्व ही समाप्त हुए हैं और नगर निगम महापौर एवं पार्षद चुनाव से बीजेपी ने कड़ा संघर्ष करते हुए 48 वार्ड में से 30 वार्ड में जीत हासिल की, जिसको लेकर आज जगदलपुर विधायक और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदगी में सभी नवनिर्वाचित पार्षद एवं नगर निगम के नए महापौर का शपथ ग्रहण कराया गया। सनातन परंपरा और पद्धति के अनुरूप मंत्रोच्चार के साथ जगदलपुर के नगर शहर का ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। महापौर संजय पांडे जी और पार्षदों ने शपथ ली है और मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये नगर सरकार जगदलपुर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण शहर बनाने के लिए लगातार ये काम करेंगे और राज्य सरकार का पूरा सहयोग जगदलपुर के विकास के लिए होगा। और ये इतनी बड़ी संख्या में लोग जो मौजूद हैं, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप जगदलपुर विकसित बनेगा। बस्तर संभाग के एकमात्र झाड़ा सिराहा इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप डडसेना के नेतृत्व में प्राइमरी स्कूल नेगीगुड़ा में एनएसएस शिविर लगाया, जहां कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 25 फरवरी से लगे इस 7 दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करना है। तो वहीं छात्रा निराशा सिन्हा ने कहा है कि शिविर के माध्यम से प्रतिदिन सभी छात्रों द्वारा लोगों के पास जाकर उन्हें डिजिटल साक्षरता के बारे में बताया जा रहा है और उससे होने वाले फायदे और नुकसान को लेकर जानकारी दी जा रही है। तो वहीं छात्र कोमल देव सरोज ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना एक अच्छा मंच है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को लोगों के सामने लेकर आने के लिए शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों में बौद्धिक शिक्षा का विकास होता है और संवाद कला के माध्यम से विद्यार्थियों को अनजान लोगों से बात करके और उनकी परेशानी जानने और उस परेशानी को हल करने का मौका मिलता है। मेरा नाम निराशा सिन्हा है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच गवर्नमेंट झारा सिरा इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर की छात्रा हूँ। अभी हम लोग एनएसएस कैंप में आए हैं, जो कि डिजिटल जो साक्षरता के बारे में हम लोग गांव-गांव में जाके मतलब प्रभात फेरी वगैरह निकाल के उन लोगों को बता रहे हैं कि अभी के जो युवा है उन लोगों को कैसे मोबाइल वगैरह का या फिर डिजिटल साक्षरता के बारे में जानकारी कैसे चलाना है, जो फ्रॉड वगैरह हो रहा है उनके बारे में कैसे बचाना है, वो सब के बारे में बता रहे हैं। और जैसे स्कूल में हम लोग अभी कैंप कर रहे हैं, तो स्कूल के आसपास को साफ कर रहे हैं ताकि जो बच्चे लोग हैं वो लोग देखें कि जो दीदी भैया लोग हैं वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। मतलब वो लोग जाने कि अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो आसपास साफ रहेगा। उसके थ्रू जैसे बोरिंग है उसका पानी जैसे बाहर नहीं जा रहा था, तो उसके लिए हम लोग जो सोखता गड्ढा टाइप का बना के उसको वहाँ पे गड्ढा कर दिए ताकि पानी वहाँ पे जाए और पानी का यूज भी यूटिलाइज हो सके। आसपास का जो भी जैसे अदर जो पेड़ पौधे थे उसको काटे, और अभी हम लोग क्यारी वारी भी बनाएंगे, जैसे पौधे वौधे है तो वो सब हमारे कैंप के थ्रू सब लोग हम लोग कर रहे हैं जो हमारे सर। उसके हिसाब से हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे डिजिटल साक्षरता का जैसे मोबाइल वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो मतलब यूज एक प्रकार का गलत भी नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कोई लिंक वगैरह आ गया उसको हम लोग मतलब ऐसा बिना जाने समझे किसी को भी अपना पासवर्ड या फिर किसी भी चीज का जैसे पैसे वैसे सेंड करना, मतलब बिना जानकारी के हम लोग को किसी भी चीज को कोई भी इंसान को ऐसा कुछ भी अपना जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब नहीं भेजना चाहिए। मतलब जब तक पता ना हो किसी को ऐसा नहीं बताना चाहिए। मतलब और आपको पता है कि ऐसा गलत हो रहा है तो लोगों को भी बताना चाहिए ताकि वो लोग ऐसा फ्रॉड में ना फंस सके। मतलब
मैं ऐसा मानती हूँ कि जब पता हो तभी उसके बारे में आगे कुछ काम करना चाहिए। जय हिंद सभी को। मेरा नाम कोमल देव सरोज है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 8 सेमेस्टर से हूँ और मैं 2021 से एनएसएस में जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ 7 दिवसीय एनएसएस कैंप चल रहा है नेगीगुड़ा में। तो जैसे एनएसएस हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारे बौद्धिक विकास के लिए, हमारा सर्वांगीण विकास के लिए एनएसएस बहुत जरूरी है। इससे हम सीखते हैं कि अनुशासित हम कैसे रहें और धीरे धीरे हम समाज को भी अनुशासित कैसे करें। और शिक्षा, जैसे हमारा आज का जो एनएसएस कैंप लगा हुआ है उसके हमारा टॉपिक है डिजिटल साक्षरता के लिए युवा। हम समाज को आगे बढ़ाए, डिजिटल दुनिया से जोड़े और उनको बताएं कि कैसे हम डिजिटली आगे बढ़ सकते हैं और उसके बारे में आगे आगे जा सकते हैं। जैसे आज बहुत से लोग वंचित हैं इस समाज से, डिजिटल दुनिया से। हम बता सकते हैं उनको कि डिजिटल कैसे, एक डिजिटल अच्छाई भी है, बुराई भी है। हम उन दोनों का पहलू उनको बताएंगे और उनको डिजिटल दुनिया से जोड़ेंगे। बच्चों को भी हम एजुकेशन के फील्ड में डिजिटल दुनिया से जोड़ सकते हैं। तो यही है, एनएसएस में जुड़िए और एनएसएस को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप डड़सेना है। मैं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। ग्राम नेगीगुड़ा में हमारा एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर लगा हुआ है, जिसका विषय है डिजिटल साक्षरता के लिए युवा। 25 फरवरी से 3 मार्च तक हम लोग यहाँ कैंप लगाए हुए हैं, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम, सफाई अभियान और डिजिटल साक्षरता के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों के माध्यम से सारे हमारे इंजीनियरिंग के छात्र हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि आजकल डिजिटल फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है और इसके बारे में गांव में घर घर में जाके जनमानस तक ये जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी तरह का आपको जो ऑनलाइन ठगी चल रहा है आजकल, उससे कैसे सतर्क रहना है और कैसे अपने आप को उससे बचाना है। इन सब के बारे में हमारे बच्चे घर घर जाकर जानकारी दे रहे हैं सभी को और काफी अच्छे से हमारा शिविर यहाँ पे चल रहा है। हमारा CSBTU भिलाई से हमारा कॉलेज जो है संबद्ध है, तो सर से हमारे कोऑर्डिनेटर हैं एनएसएस के रघुवंशी साहब, उनसे भी काफी सहयोग हमको मिलते रहता है बीच बीच में और मार्गदर्शन वहां से मिलता रहता है। जैसा जैसा मार्गदर्शन मिलता है हम उसके हिसाब से यहाँ पे कार्यक्रम हम अपना चला रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य में विकास और वैकल्पिक और आय बढ़ाने के लिए, इसके साथ ही नए रोजगार सृजन करने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई स्थापना नीति और श्रम कल्याण योजना बनाई है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में ऑन डिमांड 8 लाख चारों पहर और आपको बताते चले कि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय को अनुमति प्रदान की जाएगी। इस विषय पर हमारे हर खबर से संवाददाता ने जानकारी दी है। सरकार ने नया प्रावधान लागू किया कि अगर यहाँ के उद्योग और धंधे वाले 24 घंटा 7 दिन दुकान खोलना चाहे तो उनको परमिशन देगी। इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? 7 दिन तो दुकान खोलना ही चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद की चीजें जो है रोज प्रतिदिन हम सबको जरूरत पड़ती रहती है। 7 दिन अगर दुकान खुलता है तो इसमें कोई प्रकार की कोई हानि नहीं होने वाली है। हमने जब लोगों से बात की तो आशंका जताई कि इससे शराबखोरी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ सकता है। कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? शराबखोरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका तो जनता वो करेगी, तय करती है, लेकिन हमारा कहना यही है कि 7 दिन दुकान खुले, अगर हो सके तो कम से कम शराबबंदी तो करनी ही चाहिए। अभी तो शासन ने तो घोषणा की है कि 24 घंटा दुकान खोले। अब इसमें यदि व्यापारी चाहे तो, हाँ व्यापारी, इसमें अंतर यह है कि जिन जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत पड़ती है रात में या अचानक कहीं बाहर जाना है और कोई आवश्यकता हो गई, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और रह गई बात कि आम लोगों के लिए थोड़ी से परेशानी ये हो सकती है कि रात को अब जानते हैं कि कई प्रकार के लोग होते हैं और वो लोग थोड़ा मिसबिहेव करते हैं राहगीरों से, आने वालों से, जाने वालों से, तो थोड़ी परेशानी ये हो सकती है। लेकिन दुकान में
जरूरत की चीज जो उपलब्ध हो जाएगी सबको। क्या सामाजिक ताने पानी पे कोई असर पड़ेगा इसका? सामाजिक में असर नहीं पड़ेगा। जब 24 घंटे 7 दिन बाजार खुले रहेंगे। नहीं तो सामाजिक में असर नहीं पड़ेगा। कल बेंगलोर की रिपोर्ट थी जिसमें ये था कि पूरा शहर नींद की समस्या से परेशान हो गया क्योंकि पूरे 24 घंटे शोर हो रहा है गाड़ियों का। हाँ, यदि मोहल्ला में दुकान है और जहाँ रहवासी है वहाँ जरूर फर्क पड़ेगा। बाकी जैसे ये दुकानें लगातार अलग है जो निवास स्थान से दूर है, वहाँ पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वही है कि जो अदर किस्म के लोग हैं, घुमक्कड़ लोग हैं, उनसे परेशानी हो सकती है। सरकार की सूच से किससे रोजगार भी बढ़ेगा और आय बढ़ेगी निश्चित, क्योंकि जो कामकाजी लोग रहेंगे वो दोनों शिफ्ट में जब काम करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। जो काम अभी एक आदमी से सुबह 8 बजे से 10 बजे रात लेते हैं, वो 2 पारी में काम करेंगे तो 2 पारी में उनको कर्मचारी रखना पड़ेगा। आय इसलिए बढ़ेगा कि जब लगातार बिक्री होगी, धंधा चलेगा तो आय भी बढ़ेगी। और अब रह गई बात उसमें सरकार को क्या फायदा होता है उसके फंड में, यानी टैक्स में, ये व्यापारी लोग के ऊपर है, क्योंकि आमदनी के अनुसार टैक्स भी तो भरना जरूरी है ना। सरकार को तो टैक्स चाहिए। उद्योग व्यवसायों को बढ़ावा देने के सरकार ने कहा कि यदि कोई दुकानदार या उद्योगपति या जो एजेंसी चाहते हैं तो उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा 24 घंटे 7 दिन व्यवसाय करने के लिए। सरकार की मंशा ये थी कि इससे न सिर्फ रोजगार बढ़े बल्कि वैकल्पिक रोजगार भी बढ़े। आपका क्या सोचना है इस विषय में? ये प्रयास तो अच्छा है, लेकिन मतलब इस काम के लिए मतलब सरकार व्यापारियों के साथ जिम्मेदारी सुरक्षा की रखती है, तब इसमें मतलब व्यापारी लोग कुछ विचार कर सकते हैं। क्योंकि रात के बाद व्यापारी लोग की सुरक्षा मेन मतलब मुद्दा होता है। तो बस सरकार का मतलब ये प्रयास तो अच्छा है, लेकिन बस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करती है तो व्यापारी लोग इसमें भी जा सकते हैं। तो किस प्रकार के व्यवसाय बढ़ सकते हैं, कैसे रोजगार पैदा हो सकता है? रात का जैसे है तो उम्मीदें कम है, क्योंकि मतलब सिर्फ एक मेडिकल एक ऐसा मतलब ये हो जाता है कि 24 घंटे मतलब मेडिकल की जरूरत पड़ती है। और बाकी दूसरे उसमें मतलब क्योंकि मैक्सिमम जो दुकानें हैं जल्दी ही खुल जाती हैं। बिलासपुर ज़्यादा मतलब डेवलप तो बहुत हुआ है बिलासपुर शहर में, लेकिन ऐसा भी है कि बिलासपुर शहर मैक्सिमम दुकानें 9:30-10 बजे तक खुल ही जाती हैं। तो छोटे शहर का प्लस होने से ये भी फायदा है, कस्टमर से एकदम साथ से जुड़ाव रहता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मतलब छोटे शहर का होना। और मैक्सिमम व्यापारी यही चाहता है कि कस्टमर से अच्छा व्यवहार करे और अच्छे से जुड़े रहे, तो ये प्लस करती है वो सब चीजें। क्या सामाजिक ताने बाने पे कोई असर पड़ेगा? सामाजिक सोशल स्टेटस पे कोई फर्क पड़ेगा इससे? पड़ सकता है, क्योंकि व्यापारी के पास वैसे भी टाइम कम रहता है और ये रात वाली जो व्यवस्था है उसमें फिर परिवार में जंग भी छिड़ सकता है कि भाई मतलब जिसकी भी ड्यूटी लगेगी तो परिवार को वैसे भी टाइम नहीं दे पाता, तो फिर वो मतलब घर में बीवी बच्चों के लिए टाइम वैसे भी व्यापारी के पास कम रहता है। तो मतलब यही चाहेंगे कि भाई रात की व्यवस्था ना ही हो, ना कर पाएंगे। नहीं, ये वैकल्पिक है। यदि आप चाहते हैं तो, यदि आपको लगता है कि आपका व्यवसाय इस ढंग का है जी 24 घंटा खोला जाना चाहिए, क्योंकि अब देखिए सड़कें पूरी रात भर चलती हैं, गाड़ियां पूरी रात भर है, पेट्रोल पंप पूरे रात भर है, हॉस्पिटल पूरे रात भर हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी रात भर आते रहते हैं, उनको भी रहने खाने और बाकी चीजों के लिए सुविधा चाहिए रहती है। तो सरकार की मंशा ये थी कि ये भी अनवरत चलते रहे। अब मैंने जैसे पहले कहा, मेन सुरक्षा अगर बढ़ेगी तो व्यापारी भी इसमें आगे मतलब कदम बढ़ा सकते हैं कि भाई मतलब हाँ भाई मतलब हमारी सुरक्षा मतलब ये बढ़। आप क्या सोचते हैं कि ये जो नाइट लाइफ है, नाइट शिफ्ट है, ये
गैर जरूरी है कि चलना चाहिए? नहीं, अभी व्यक्तिगत सोच है। व्यक्तिगत सोच यही है कि नहीं, रात वाली मतलब ये ना हो, तो क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार भी मतलब कितना और कहाँ करेगी, तो मतलब यही है कि रात वाली ना हो तो ज्यादा बेहतर है। पर्यावरण और शिक्षा शास्त्री शिववेक जोगलेकर से हमारे सीनियर संवाददाता ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति पर खास बातचीत की है। और इन नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा कर और 7 दिन और 24 घंटे अपना संस्थान खोल सकता है। इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति बनाई है। सरकार ने नई गुमाश्ता पॉलिसी जो है दुकान स्थापना और उद्योग प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ में कि अगर जो व्यवसायी जो उद्योग चाहे कि वो उनका उद्योग 24 घंटा 7 दिन काम करना चाहे तो वो अगर आवेदन करते हैं तो उनको परमिशन दी जाएगी जो निर्धारित नियमों शर्तें हैं। छत्तीसगढ़ की परिदृश्य आपको लगता है कि ये वायबल है, ये सराउंड कर सकता है या इसके कुछ? देखिए, किसी भी एक्ट के एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन में हमेशा सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को अलग अलग देखने की जरूरत है। सिद्धांततः चीजें बड़ी आकर्षक लग सकती हैं कि आप 24 घंटे व्यवसाय की ओपनिंग दे रहे हैं और आप लोगों को रोजगार देंगे और उनकी जो फीस है वो बढ़ा देंगे तो सरकार को राजस्व की भी आय होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिए कि इस प्रकार का जो ये एक्ट आया है, ये गुमास्ता एक्ट क्यों आया है? इसलिए आया था कि जो असंगठित क्षेत्र के जो कमजोर तबके के श्रमिक हैं उनका जो नृशंस दोहन हो जाता है और उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता, उसकी वजह से इन्होंने गुमास्ता एक्ट लागू किया कि भाई ये मनमाना काम मत कराएं, 8 घंटे करे, फिर छुट्टी दे, फिर मेडिकल दे, फिर सीएल भी दे, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उनमें थी। पर भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नेंस के कमजोर होने के चलते यानी शासन जो है वो अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा पाता। क्या लाभ हुआ श्रमिक वर्ग को? क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। अभी भी 8 घंटा कहने को है परंतु 12-12 घंटे काम लिया जाता है। अभी भी मिनिमम वेज बिल लगा है परंतु उतना भुगतान उनको नहीं किया जाता। बहुत संवेदनशील संस्थानों में भी मेडिकल फैसिलिटी जहां मेडिकल टेस्ट जरूरी है वो नहीं होती, लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनको सुविधा नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि शासन को सबसे पहले गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए। अपनी व्यवस्था ऐसे विकसित करिए कि जो भी आप कानून लगाएं उसके क्रियान्वयन का नियंत्रण जो है वो मजबूती से आपके हाथ में हो, तब आपके कानून संशोधन में या नया विचारों के आने में कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। यानी जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भाई रेलवे 24 घंटे चलता है, रेलवे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, शिफ्ट में काम होता है और अगर मान लीजिए कि 8 घंटे से ज्यादा किसी को पैसा काम करना पड़ जाए तो पैसा मिलता है, उसको ओवर टाइम मिलता है। तो कितनी ही फैक्ट्रीज हैं जो राउंड द क्लॉक चलती है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस जहां पर चल रहा है वहां पर आप बंद नहीं कर सकते, तो आप शिफ्ट में लेते हैं। कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर हैं जहां पर बंद किया ही नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर शिफ्ट में काम होता है। पर मेरी ऐसी धारणाएं, आंकड़े मेरे पास मजबूत नहीं है, पर मैं कहता हूं मेजॉरिटी, ये यूं कह लीजिए कि 70% तक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको शासन कोई भी प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाती और वो आज भी वैसे ही एक्सप्लॉइट होते हैं जैसे कि साम्यवादी सोच के आने के पहले लोगों का शोषण या दोहन होता रहा। वही स्थिति कमोबेश आज भी बनी हुई है। शासन ने दूसरी जगह पर जो काम किया उसकी वजह से लेबर इश्यू पैदा हो गए। जैसे मैं उस नीति का भी विरोध नहीं करता जिसमें आप गरीबों को अनाज देते हैं, कपड़ा देते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, ये सब दे रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि इससे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। परंतु इसके समानांतर एक दुष्परिणाम भी दिखाई देता है कि
लेबर जो है वो काम नहीं करना चाहता। जब बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो वो क्यों काम करे, और इसके चलते इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा है। वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं, और जो इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा है उससे मुद्रास्फीति, महंगाई जो दिख रही है उससे कम हो सकती थी, परंतु इस पॉलिसी की वजह से उसमें ये आपको उसका भी एक हिस्सेदारी है। तो सोच समझ के नीतियां बनानी चाहिए। माने हम नीतियां बहुत बना लेते हैं, सुंदर भी बनाते हैं, एक बार कागजी जाता है। मेरा कई समय से ये आग्रह रहा है कि शासन का प्राथमिक फोकस जो है वो गवर्नेंस पे हो। हम कोई चीज लागू करें और उसको बड़ी मजबूती के साथ क्रियान्वित होता हुआ सुनिश्चित करें, तब आप कोई चीज लाएं तो वो अच्छा है, और नहीं तो केवल कागजी है। सरकार की तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो मुझे लगता है कि धूम तोड़ती है। एक तो जो वित्त मंत्री ने बजट सेशन के समय घोषणा किया था कि जो बच्चे पढ़ रहे हो इंटर्नशिप भी अगर करना चाहें तो हम उनको कुछ वजीफा देंगे, और एक विश्वकर्मा योजना। आपको लगता है इसके अलोकप्रिय होने का क्या कारण हो सकता है? ये रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्सेस नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, नई शिक्षा नीति लगा दी। अब एक बच्चा एक विषय से दूसरा विषय ले सकता है, बहुत ही शानदार बात है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2025 पर परिचर्चा करने के लिहाज से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बिलासपुर नगर आगमन हुआ है और उन्होंने शहर के बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर बजट पर भारत सरकार का पक्ष रखा। होटल ग्रैंड अंबा में आयोजित बुद्धिजीवी और व्यापारी संघ से मुलाकात कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारत सरकार द्वारा पारित बजट 2025 की विशेषताओं का उल्लेख किया। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में प्रेम शुक्ला ने बताया कि ये बजट भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आधारभूत संरचना के रूप में लिया गया है। तो वहीं मोदी सरकार की 2014 से 2025 तक इस 11 वर्षों के गवर्नेंस के मूल में इंडिया फर्स्ट की अवधारणा रही है। पहले भारत और भारत माता के सपूतों की चिंता करना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना में समाज का अंतिम व्यक्ति केंद्र में है। एक रोजगार क्षेत्र में होता है तो 6 रोजगार शुक्ला जी कितना हुए वो आप बताइए। आप बता रहे हैं 848 और 53 भैया दूसरे ये हमारे है। जब हम आएगा पहले शेड्यूल को हम दिए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 36 करोड़ जो आवेदन राशि थी वो आपके जो मोदी जी ने आपने क्या आप लेना क्यों नहीं क्या है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह पैसा पा रहे दिया जाएगा जिससे उनकी आर्थिक हालत उनका कायाकल्प निश्चित तौर पर होगा और लाखों महिलाएं इसका लाभ उठाने में सफल होगी। एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए हुई है जिससे छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों को सीधा लाभ मिलना तय है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख बनाने का लाभ छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों को मिलेगा। 40,557 करोड़ रुपए की राशि जो अब 43,409 करोड़ रुपए मिलेगी और अगले वर्ष इससे भी ज्यादा राशि यानी 48,463 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिलेगी। चमकार उद्योग को और चमड़ा उद्योग को बड़े पैमाने पर होगा। जिस तरह से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष आयकर में रियायत दी गई है, इससे 92% आयकर दाता आयकर के नेट से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ 8% लोग ही अब आयकर खाते से सिर्फ 8% लोग ही आयकर के दायरे में शेष बनते हैं। इससे सिर्फ लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़
दिया था, इसमें भी मोदी जी की सरकार ने 273% की वृद्धि की और छत्तीसगढ़ को बीते 10 वर्षों में 1,15,000 करोड़ का ग्रांट मिला है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को लगातार जो है विकास के महामार्ग पर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।